गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण को ही आगे बढ़ाएंगे। संज्ञा प्रकरण के पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण का संज्ञा का अर्थ, इसके अलावा संस्कृत शब्द का अर्थ, माहेश्वर सूत्रों की विशेषताएं तथा हलंत्यम इस सूत्र का अध्ययन हमने किया। सबसे पहले हमने प्रथम सूत्र का अध्ययन किया, वो है हलंत्यम। इसके बारे में हमने पढ़ा कि यह सूत्र इस संज्ञा करता है और इसका अर्थ है लोप। इसके अलावा हमने जाना कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इस संज्ञा होती है। अब उपदेश किसे कहते हैं, इसके लिए पूर्व के आचार्यों ने उपदेश के अंतर्गत धातु पाठ, गण पाठ, माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश इन आदि को किसके अंतर्गत स्वीकार किया, उपदेश के अंतर्गत स्वीकार किया। तथा कुछ आचार्यों ने लिंगानुशासन और उणादि पाठ को भी उपदेश के अंतर्गत माना है। अब उपदेश के अंतर्गत जिसको स्वीकार नहीं किया गया वे हैं लौकिक व्यवहार और विभक्तियां। इस प्रकार हमने हलंत्यम सूत्र को सारांश में अभी समझा। अब आज हम आगे अदर्शनम लोपः नेक्स्ट सूत्र का अध्ययन करते हैं। आज का सूत्र है अदर्शनम लोपः। यह सूत्र लोप संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है, लोप संज्ञा करता है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है, नंबर 1, कि यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है। तो यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, लोप संज्ञा। अथवा इस प्रश्न को यूं भी पूछा जा सकता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः। लुप, श्लू, लुक ये तीनों ही शब्द पर्यायवाची हैं। लुप, श्लू और लुक ये तीनों ही शब्द पर्यायवाची हैं। इनका अर्थ है लोप। दर्शन का अर्थ है दिखाई देना और अदर्शन का अर्थ है दिखाई न देना। सामान्यतः भाषा में दर्शन का अर्थ होता है दिखाई देना और अदर्शन का अर्थ होता है दिखाई न देना। अर्थात सूत्रार्थ यह हुआ कि दिखाई देने योग्य का न दिखाई देना लोप कहलाता है। जो वस्तु या जो प्रत्यय आदि हमें दिखाई देने चाहिए थे लेकिन वह हमें नहीं दिखाई दे रहे, अर्थात उनका क्या हो गया, लोप हो गया। चूंकि शब्द श्रवण का विषय है, शब्द किसका विषय है, श्रवण का, चक्षु का नहीं, अतः सुनाई दे रही ध्वनि का न सुनाई देना, अर्थात जिसका हमें विसर्ग आदि तो पता चलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, तो सुनाई दे रही ध्वनि का दिखाई सुनाई न देना लोप कहलाता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि लता शब्द की रूप सिद्धि में सु का आगम होता है और वह दिखाई नहीं देता, अर्थात सु की ध्वनि आनी चाहिए थी परंतु ध्वनि नहीं आई, अतः उसका क्या हो गया, लोप हो गया। अतः जिसकी भी संज्ञा होती है उसका लोप संज्ञा होती है। हमेशा ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे पहले हलंत्यम सूत्र इस संज्ञा करता है और जिसकी इस संज्ञा होती है उसी की अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा करता है। तो किसी भी लोप के पीछे 3 सूत्र कार्य करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसकी इस संज्ञा होगी। नंबर 2, उसके बाद उसकी लोप संज्ञा होगी और नंबर 3, उसके बाद उसका लोप होगा आगे वाले सूत्र से। और इसकी वृत्ति में इसका संस्कृत अर्थ यूं दे रखा है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञः स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञः स्यात्। अब आगे हम अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। देखिए, तस्य लोपः। तस्य लोपः, यहाँ पर यह सूत्र कोई संज्ञा नहीं करता, यह सूत्र कोई संज्ञा नहीं करता, अपितु जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप कर देता है। तो यह सूत्र कोई संज्ञा नहीं करता किंतु जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका ये क्या कर देता है, लोप कर देता है। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक शब्द के लोप में 3 सूत्र कार्य करते हैं। नंबर 1, पहला वाला सूत्र इत संज्ञा करता है, दूसरा अदर्शनम लोपः उसकी लोप संज्ञा करता है और तीसरा तस्य लोपः उसकी लोप करता है। तो हमेशा जो पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए इत संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, तो इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो, अगर ये पूछा जाए लोप संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, तो लोप संज्ञा विधायक एक ही सूत्र है, अदर्शनम लोपः।
अथवा ये पूछा जाए लोप विधायक सूत्र बताइए, तो लोप विधायक सूत्र है तस्य लोपः। अथवा यूं पूछा जाए कि इसका लोप किससे होता है, तो इसका लोप होता है तस्य लोपस्य। तो प्रश्न की प्रकृति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है कि विधि सूत्र पूछा है। कि संज्ञा सूत्र पूछे हैं तो संज्ञा सूत्र का पे टिक कीजिए, और यदि विधि सूत्र पूछा है कार्य करने वाला, तो कार्य करने वाला सूत्र है तस्य लोपः। हमेशा इस संज्ञा के सूत्र बदलेंगे, लोप संज्ञा और लोप का सूत्र नहीं बदलेगा। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमेशा इस संज्ञा के सूत्र बदलेंगे, लोप संज्ञा व लोप के सूत्र नहीं बदलेंगे। जैसे अगर अंतिम हल है तो उसकी संज्ञा हलंत्यम से होगी, अगर स्वर है तो उसकी संज्ञा किसी और सूत्र से होगी, यदि च वर्ग और ट वर्ग है तो उसकी संज्ञा किसी और सूत्र से होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इस संज्ञा विधायक सूत्र अलग, लोप संज्ञा विधायक सूत्र अलग और लोप का विधायक सूत्र अलग। ये तीनों सूत्र एक चेन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सूत्र हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यह सूत्र कोई संज्ञा नहीं करता, अपितु जिसकी भी संज्ञा होती है उसका लोप कर देता है। यह एक विधि सूत्र है। इससे पूर्व दोनों के सूत्र संज्ञा सूत्र हैं। वह सिर्फ संज्ञा करके हट जाते हैं, विरत हो जाते हैं, उसके पश्चात यह सूत्र लोप करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यह सूत्र संज्ञा नहीं करता, अपितु सिर्फ लोप करता है। जो ऊपर के दो सूत्र हैं वह संज्ञा करके हट जाते हैं और कार्य ये वाला सूत्र करता है। अब हमें ये देखना है कि इस संज्ञा के सूत्र कौन कौन से हैं। देखिए, व्याकरण में इस संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या 6 मानी गई है। कहीं पर यह संख्या ज़्यादा और कम भी हो सकती है कुछ आचार्यों के द्वारा। तो ये मान्य नहीं है कि संख्या कितनी होती है। प्रश्न कभी भी यहाँ से नहीं बनता कि इस संज्ञा के कितने सूत्र हैं। प्रश्न हमेशा ये बनता है कि इस संज्ञा किससे हुई। प्रश्न हमेशा यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत। देखिए, मूलतः स्वर अनुनासिक होते हैं। मूलतः स्वर अनुनासिक होते हैं। उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा होती है। सूत्र भी कहता है उपदेशे, उपदेश अवस्था में अज स्वरों की, अनुनासिक कौन से स्वरों की, अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा होती है। उपदेशे अज अनुनासिक इत क्या कहता है। देखिए, उपदेश अवस्था में अच स्वर, कौन से स्वर, अनुनासिक स्वर इत संज्ञक होते हैं। उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा होती है। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि मूलतः सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। जैसे तुक, यहाँ पर क की इत संज्ञा हलंत्यम से, और त में जो उ है उसकी इत संज्ञा किससे होगी, उपदेशे अज अनुनासिक इत इस सूत्र से होगी। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि स्वर चाहे आरंभ में हो या अंत में, उनकी इत संज्ञा हमेशा उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से होगी। हलंत व्यंजनों के लिए अलग अलग सूत्र हैं। अंतिम के लिए अलग, प्रारंभ के लिए अलग, ट वर्ग के लिए अलग, च वर्ग के लिए अलग, किंतु सभी स्वरों की इत संज्ञा मात्र एक ही सूत्र करता है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। तो पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये कहता है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा होती है, चाहे वो आरंभ में हो या अंत में। तो सभी स्वरों की इत संज्ञा करने का एक ही सूत्र है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। दूसरा सूत्र है हलंत्यम। देखिए, इसे हम पढ़ चुके हैं पहले। ये कहता है उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो जो भी अंतिम हल होते हैं, अंतिम हल, प्रारंभिक नहीं, अंतिम हल, अंतिम हल की इत संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम से। जैसे देखिए, शप, शप के अंतर्गत अंतिम हल है प, और उसकी इत संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से। ऐसे ही घय प्रत्यय के अंतर्गत अंतिम हल है या, तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से। तुमुन, तुमुन के अंतर्गत अंतिम हल है न, उसकी इत संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से। तो अंतिम हलों की इत संज्ञा सूत्र करता है हलंत्यम। उसके बाद तीसरा सूत्र है चूटू। देखो, चूटू सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेश अवस्था में विद्यमान
आदि में स्थित, किसमें स्थित? आदि मतलब आरंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग। उपदेश अवस्था में विद्यमान च वर्ग और ट वर्ग कहाँ पे स्थित? आदि में स्थित। च वर्ग का मतलब है च छ ज झ ञ और ट वर्ग ट ठ ड ढ ण की इत संज्ञा चू टू सूत्र से होगी। ये सूत्र छोटा जरूर है लेकिन इसके अंतर्गत वर्ण बहुत सारे हैं। देखिए चू, चू से मतलब च वर्ग और टू से मतलब ट वर्ग। तो उपदेश अवस्था में आदि में स्थित, कहाँ पे स्थित? आदि मतलब आरंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण च छ ज झ ञ और ट वर्ग में 5 वर्ण ट ठ ड ढ ण की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? चू टू से। देखिए जैसे जस प्रत्यय है, यहाँ पर ज की इत संज्ञा चू टू से। टा प्रत्यय के अंतर्गत टा की इत संज्ञा, ट की इत संज्ञा चू टू से। नवुल में ण की इत संज्ञा चू टू से। तो जस में से जब ज जाएगा तो अशेष रहेगा। यह सूत्र केवल हलंत व्यंजन की संज्ञा करेगा, पूरे व्यंजन की नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि उस च वर्ग और ट वर्ग में जो भी स्वर विद्यमान होगा वो शेष रह जाएगा। उसी प्रकार ट में, टा प्रत्यय में केवल ट की संज्ञा होगी, उसमें से आशेष रह जाएगा। नवुल में न आधा है तो ये न पूरा इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तो हमने 3 सूत्र पढ़े। नंबर 1 उपदेशीय अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में विद्यमान सभी स्वरों की इत संज्ञा। नंबर 2 हलंत्यम, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा। नंबर 3 चूटू, उपदेश अवस्था में विद्यमान आरंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा। च वर्ग के अंदर च छ ज झ य और ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ ण। इस प्रकार ये 3 सूत्र हमने इत संज्ञा के पढ़े। अब आगे हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। देखिए लशक व तदिते, यह सूत्र कहता है कि तदित भिन्न मतलब प्रत्यय तदित नहीं होना चाहिए। तदित भिन्न प्रत्ययों में आरंभ में स्थित, कहाँ पे स्थित? आरंभ में स्थित ल श और क वर्ग, ल श तालव्य श और क वर्ग क ख ग घ ङ की संज्ञा होती है। तदित भिन्न प्रत्ययों में आरंभ में स्थित ल श और क वर्ग की इत संज्ञा होती है। जैसे देखिए ल्यप, ल्यप के अंतर्गत आरंभ में स्थित ल की, क्यप में आरंभ में स्थित क की, शस में आरंभ में स्थित श की, खश में आरंभ में स्थित ख की। इन प्रत्ययों की संज्ञा किससे होगी? लशक व तदिते सूत्र से होगी। यह सूत्र सिर्फ इत संज्ञा करेंगे। जैसे देखिए ल्यप में ल की संज्ञा किससे होगी? लशक व तदिते से। ल की संज्ञा करी, फिर अदशनम लोपन है उसकी लोप संज्ञा करी और फिर तत्पश्चात तस्य लोपन है उसका लोप किया। तो एक वर्ण के लोप में कितने सूत्रों ने कार्य किया? 3 सूत्रों ने। नंबर 1 इत संज्ञा विधायक, नंबर 2 लोप संज्ञा विधायक और नंबर 3 लोप विधायक। तो अब तक हमने इत संज्ञा के कितने सूत्र पढ़े? 4। नंबर 1 उपदेशीय अनुनासिक इत, नंबर 2 हलंत्यम, नंबर 3 चूटू और नंबर 4 लशक व तदिते। इस वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभहस्ते पंथानम संतु।